गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि आज जो नाइन्थ का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, जो रहता है गर्ल्स का जो पेपर हुआ था आपका नाइन्थ क्लास का फाइनल एग्जाम, उसका सॉल्यूशन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसका उससे रिलेटेड वो भी बताएंगे, जिससे कि आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में जो आपका होने वाला है उसमें आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर ये 3 घंटे का पेपर होता है 80 मार्क्स का। तो फर्स्ट यहाँ पर पहले आपके पास एमसीक्यू मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट पहला वाला, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है और त्रिज्या 5 है तो इसकी ऊंचाई क्या है। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको इंग्लिश में भी निकाल दूंगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका है मीडियम, आप यहाँ पर देख सकिएगा। ठीक है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब लेटरल हाइट दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 30, रेडियस त्रिज्या दिया हुआ है 5 और निकालना है हाइट। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है तो 12 आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको ये रिलेशन याद होगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 13 स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर की जगह पर 5 का स्क्वायर, ये जगह उस साइड माइनस हो जाएगा, ये 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया एच स्क्वायर। इम्प्लाय एच बराबर अंडर रूट, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144, स्क्वायर जब उस साइड गया तो रूट बन गया और ये होता है 12। तो दोनों ही तरीके से आपका जो आंसर होगा वो 12 ही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि अगर किसी सर्कल के अंदर, किसी वृत्त के अंदर अगर चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, और चारों वर्टेक्स जो है वो होना चाहिए आपका इसके परिधि पर, ठीक है, सरकमफ्रेंस पर। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 4x, ये एंगल है 4x, बी का है 3y, सी का है 2x, सॉरी बी का है 2y, बी का है 2y, सी है आपका 2x और एंगल डी जो है, एंगल डी है 15y। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है एंगल डी 15y। तो हम लोग को निकालना है एक्स और वाई का मान। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि इसका जो अपोजिट एंगल का सम होता है, आमने सामने कोनों का योग, ये 180 होता है। तो 2x प्लस 4x करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर x उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और आप उसको काटिएगा तो आपके पास 30 डिग्री आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 15y प्लस 2y बराबर 180 हो जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे b प्लस डी भी, एंगल d प्लस बी भी 180 होगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 15 और b 3y है, सॉरी यहाँ, तो ये हो जाएगा 18y इज इक्वल टू 180 और ये 10 टाइम्स में आपका जो है डिवाइड हो जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो x 30 और y 10 ऑप्शन नंबर बी में आपका है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका था आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद कहते किसको, अगर आपको पता करना हो तो डिफिनेशन आपको याद होगा कि बहुपद क्या होता है कि वैसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसका कि जो घात होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या हो, 0 1 2, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। तो यहाँ a में 1 है, इसका घात 0 है तो a तो बहुपद है मेरा। b का बात करें तो b है आपका x³ यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये भी बहुपद है। c नंबर में 1/x है, तो 1/x का मतलब क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया इसका, और निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है घात, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है।
फिर लास्ट वाला भी आपका बहुपद है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ना तो घात जो है माइनस में होना चाहिए और ना ही जो है फ्रैक्शन में होना चाहिए, है ना। जैसे अगर रूट एक्स लिखा रहता तो वो भी क्या होता, आपका बहुपद नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यह है 7 पे पावर 5 इंटू 7 पे पावर -8 है या +8 है, यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा। अगर यहाँ -8 है तो आपको पता हो कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर माइनस कर लेंगे तो -3 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी में आपका -3 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ +8 रहा होगा तो 8 5 13 हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है 13 में, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है जहाँ, तो अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का बात करें हम लोग, तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर क्या होता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, है ना। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए और बी एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई एक 0 होगा तो चल सकता है। तो यहाँ पर आप अगर हमको ऑप्शन लेना होगा ए बी सी डी में से, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग ले सकते हैं कि ना तो एक 0 होगा और ना ही बी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर आपका आ जाएगा एक्स भी और वाई भी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे जो होता है ये होना चाहिए था ऑप्शन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये ज़्यादा परफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, यदि ए बी का मध्य बिंदु सी है, कोई लाइन है हमारे पास ए बी और उसका मध्य बिंदु है सी, फिर सी बी का मध्य बिंदु डी है, फिर इन दोनों का मध्य बिंदु जो है वो डी है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा हम लोग को निकालना है, तो देख के पता करना होगा। तो हम लोग के पास गिवन क्या था, ए सी बराबर सी बी, पहला चीज़ दिया हुआ था, सी मिड पॉइंट था। फिर दिया हुआ था डी मिड पॉइंट है सी बी का, तो सी डी बराबर डी बी, ये दिया हुआ है। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं चेक करके। पहला है ए सी प्लस 2CD, ए सी, ठीक है, ए सी मतलब हो गया ये वाला लाइन पूरा, ए सी प्लस 2CD, सी डी का दोगुना, मतलब कि ये पूरा बोल सकते हैं, बराबर ए बी। तो ये ऑप्शन तो पहला ही सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा अगर हम लोग देखें ए बी माइनस सी डी, ठीक है, ए बी माइनस सी डी, पूरा ए बी में से, फुल ए बी में से अगर हम लोग सी डी माइनस कर ले तो ए से सी और डी से बी बच जाएगा, जबकि यहाँ दिया हुआ है ए सी, तो बी ऑप्शन जो है ये गलत है। सी ऑप्शन अगर हम लोग देखें 2AC प्लस सी डी, ए सी का दोगुना, ए सी का दोगुना करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ए बी, ठीक, और उसमें जोड़ दिया है सी डी को, ये भी आ गया है, तो वो ए बी के बराबर तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि सी डी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा है ए बी माइनस ए डी, ए बी में से ए डी माइनस कर लेंगे तो डी बी बचेगा, जबकि यहाँ लिखा हुआ है ए सी, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी हो सकता था कि आप अपने मन से कोई सा वैल्यू रख सकते थे, जैसे कि ए सी और बी डी ये दोनों बराबर था, तो हम लोग ए सी को मान लेते 10 और सी डी को भी मान लेते, सी बी को भी मान लेते 10, फिर डी मिड पॉइंट था तो इसको मान लेते 5, इसको मान लेते 5, और इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते सेटिस्फाई करके कौन सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, तो त्रिभुज का निकालना है हम लोगों को, इस त्रिभुज का निकालना है अर्ध परिमाप क्या है। ठीक है, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर निकालना है हम लोगों को, तो फॉर्मूला आपको याद होगा ही। ठीक है, एस बराबर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो यहाँ पर सबको आप ऐड कर लीजिए, 22 प्लस 18 प्लस 26 अपॉन में 2, तो 22 और 18 हो गया आपका 40, 20 60 6 66 का आधा हो गया 33, ऑप्शन नंबर सी है आपका 8।
किस बहुपद का एक शून्यक दो है, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, जिसका होगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में x माइनस दो बराबर जीरो करेंगे तो x का मान दो आ जाएगा, है ना। तो यही बोल रहा था, दो किसका शून्य है तो इसी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का। अगर ऑप्शन नंबर ए का शून्य हम लोग निकालने जाएँ तो हम लोग को सॉल्व करना होगा एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन माइनस दो, तो इसका कोई शून्यक ही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर दो, और यहाँ से हम लोग को दो शून्यक मिलेगा, एक तो प्लस रूट टू और एक माइनस रूट टू, और डी वाले से हम लोग को शून्यक मिलेगा माइनस टू, है ना, जब एक्स दो को उस साइड भेजेंगे तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9, समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है। एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, जिसका ए कोण 90 है, ये ए 90 मान ली, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है, तो ए कोण 90 है, ये ए बी ए सी बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, मतलब ये एक्स और एक्स बनेगा। अब आप अगर आपको डायरेक्ट याद है तो 45 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका कि तीनों एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स दो से काट लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर होता है, वह चतुर्भुज कहलाता है। कहता है कि सिर्फ एक युग्म ही समानांतर हो, दूसरा युग्म नहीं हो, तो वो क्या होता है, तो ये होता है इसका समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम बोल सकते हैं हम लोग। अगर पैरेललोग्राम की बात करें, इसका आमने सामने दोनों का जो है, मतलब दोनों युग्म जो है इसका क्या होता है, पैरेलल होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक युग्म पैरेलल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पर जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन देखना है यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, पॉज करके आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो फिगर थोड़ा इंग्लिश में अच्छा बना हुआ है तो इंग्लिश में ही देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में दिया हुआ है आपके पास फिगर, और इसमें कह रहा है कि ए बी और सी डी, ये दो लाइन है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो एक थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, कि अगर दो कॉर्ड जो है ना, दो कॉर्ड अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी, अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हो, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 5 है, ये भी डिस्टेंस 5 है, तो जो कॉर्ड होता है, जो जीवा होती है वो बराबर होती है, मतलब कि यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में बराबर हो जाएगा। अगर दूरी बराबर है तो जीवा बराबर, अगर जीवा बराबर तो दूरी भी बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 12, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियोज 2:3, तो एक मान लेंगे 2x, दूसरे को मान लेंगे 3x। सप्लीमेंट्री मतलब होता है संपूरक, और संपूरक में कोणों का योग होता है 180, तो दोनों को जोड़ देंगे 180 कर लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से 180 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 180 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। निकालना था हमको लार्जर एंगल, तो ये था स्मॉलर एंगल 2x है, ये है लार्जर एंगल 3x, तो लार्जर 3 इंटू एक्स का मतलब 36, तो 36 दिया 108, ये हो गया आपका आंसर। अगर स्मॉलर बोलता तो 2 से गुना कर लेते। अच्छा, इसी में अगर संपूरक ना बोल करके पूरक कोण बोलता, है ना, पूरक मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें क्या करते, इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर करते और फिर एक्स का वैल्यू निकालते और जो भी पूछता वो लिखते, ठीक है। 13 नंबर, 13 है आपका, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद होगा, ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी में हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला ये होता है √3/4 a स्क्वायर। तो एरिया दिया हुआ है हम लोग के पास 16√3,
√3/4 ए स्क्वायर। √3 इस साइड आएगा तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा मल्टीप्लाई में 16 इंटू 4, और इधर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसका रूट बन जाएगा 16 इंटू 4 बराबर ए। तो 16 का जो है आपका निकल जाएगा 4 और 4 का निकल जाएगा √2 रूट से, तो ए का वैल्यू आ गया आपके पास 8। हम लोग को निकालना क्या था, ए का वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है पेरीमीटर, मतलब कि परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है पेरीमीटर, वो होता है 3 इंटू साइड, 3 गुना भुजा। तो ये आया हुआ है हम लोग का 8, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर पूछता कि ऊंचाई क्या होगा, तो ये होता है 3/2 इंटू भुजा, तो 3/2 इंटू 8, तो आ जाता 4√3। तो आप सब क्वेश्चन करके जाइएगा, आपको फायदा होगा। फिर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ डायमीटर 2r। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 14। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब कि गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब ही, पाई में ही आंसर है तो पाई ही रहने देंगे, आर की जगह पर 2r का करेंगे क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, 2 का क्यूब 8 आर क्यूब, तो 8 चौके 32 पाई आर क्यूब बाय 3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। ए सॉलिड हैज़ कितना डायमेंशन। तो अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में 3 डायमेंशन होता है ना। एक तो लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो सॉलिड में कितना हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, 3 विमा। हिंदी में विमा होता है, सॉलिड का हिंदी होता है ठोस। अच्छा, क्वेश्चन अगर इसी में पूछता कि समतल का कितना होता है ना, प्लेन का, तो वहां पर हो जाता है आपका 2 डायमेंशन। 16 नंबर 1 and -2 कह रहा है ये किसका सॉल्यूशन है, किसका हल है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब में इसको पुट कर लेना है, जिसमें LHS और RHS बराबर आ जाएगा, या सिंपली कहें कि जो 0 के बराबर आ जाएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ 4 की जगह पहला ऑप्शन नंबर ए रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 4 × 1 - 3 × -2 -10 बराबर, तो ये हो गया 4, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 प्लस में और -10, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया, तो आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह से आपको बाकी में चेक करना है, ठीक है। बाकियों में क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा, किसी में भी आप देख लीजिए, एक हम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे बी में अगर रखेंगे तो 2 × 1 -3 × -2 +10, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया +6 और +10, तो यहाँ पर हो गया 18 जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बार ग्राफ, ठीक है। कड़ा इसमें से कौन सा जो है बार ग्राफ है, यहाँ पर फिगर आपके पास 4 दिया हुआ है। बार ग्राफ हिंदी में इसको कहते हैं दंड आलेख, ठीक है। तो दंड आलेख आप लोगों को पता होगा कि दंड आलेख कुछ इस तरह से होता है ना, रेक्टेंगल कुछ बने होते हैं, तो ये हो गया दंड आलेख। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिलहाल आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ये आपका है हिस्टोग्राम ना। हिस्टोग्राम में क्या होता है, जो आयत चित्र होता है उसमें सब इस तरह से सटा हुआ होता है, ठीक है, जबकि इसमें अलग अलग होता है बार ग्राफ में। ये हो गया आपका बार ग्राफ दंडालेख, और ये हो गया आपका आयत चित्र हिस्टोग्राम। एक आता है आपका रेखा चित्र, उसमें कुछ इस तरह से रहता है ना, रेखा बहुभुज, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी वाला भी क्वेश्चन है, एक नज़र आप देख सकते हैं अगर आप हिंदी वाले हैं तो। चलिए अब आगे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब रूट है, आई थिंक क्यूब रूट ऑफ 4 × क्यूब रूट ऑफ 16,
ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 16। तो क्यूब रूट ऑफ 4 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 और 16 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, मतलब कि घनमूल निकालना है। तो घनमूल हम लोग जानते हैं 3 में से 1 निकलता है, तो ये 3 में से 1 2 निकल जाएगा, फिर 3 में से 1 2 निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। 19 आते हैं हम लोग, और 20 जिसको हम लोग कथन और करनी कहते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कथन करनी क्वेश्चन में, कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, पहले 2 कथन होता है, एक होता है कथन और आर में रहता है इसका तर्क। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे सही होता है, इससे पहला ऑप्शन क्या है, अगर दोनों सही हैं, अगर ए सही है और आर सही है, जो 2 स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, अगर दोनों सही है, साथ में जो आर है वो ए के बारे में बता भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ए भी सही है, दो ये भी सही है, लेकिन आर को ए से कोई मतलब नहीं है, आर ए के बारे में नहीं बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेंगे। फिर सी में क्या होता है कि ए तो सही होगा लेकिन आर गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। और अगर ए गलत हो जाए, आर सही हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करते हैं हम लोग, है ना। इस तरह से ये ऑप्शन टिक करना होता है अभिकथन और कारण में। यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा 4 ऑप्शन में। तो आते हैं यहाँ पर, पहला दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और इसके विकर्ण कढ़ाई ऊपर कटता है और ए ओ बी 90 है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, ये कह रहा है कि ये इस तरह से है और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 90, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो पहला बात सही है, यहाँ पर विकर्ण पर जो है 90 बनता है, तो ए सही है। सब बी की बात करें, बी में लिखा हुआ है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या है कि ए सही है, आर सही है और साथ में आर जो है वो ए के बारे में बता भी रहा है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, 20 में, यदि किसी त्रिभुज के भुजाएं 6, 11, 23 है तो एस का मान 40 है। ठीक है, तो एस का मान का रहा है 40 होगा, निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 6, 11, 23/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 और 6 17 और 3 20, 40/2 आ गया 20, जबकि यहाँ कह रहा है 40 है। इसका मतलब ए कथन जो है क्या, वो कथन जो है गलत है। अब आर के बारे में देखते हैं, दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, तो आर तो सही है। तो अगर ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा कमेंट में लिख करके। अब आते हैं खंड ख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें गुणनखंड करना है इसका x² + 7x + 12 का। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग है, बीच वाले इसको ब्रेक कर दीजिए। तो अगर 12 को तोड़ेंगे तो 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुना 4 या 12 गुना 1 या 6 गुना 2। तो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ प्लस 12x² आया, तो किसको करेंगे प्लस कि 7 आ जाए। तो यहाँ अगर जोड़िएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, 12 और 1 13 आ जाएगा, 4 और 3 7। तो इसकी जगह पर आपको लिखना होगा 3x + 4x। अब इसको आप 2 2 करके कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा x, तो यहाँ बचेगा x + 3। इन दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको 4, तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x, और 4 से 3 बार में 12 होगा, इसीलिए यहाँ बच जाएगा 3। अब दोनों वाले में आपको फिर से दिख रहा होगा कि x + 3 दोनों में है, तो x + 3 को कॉमन ले लिए। अब फर्स्ट वाले में क्या बच गया, तो x बच गया। सेकेंड वाले में क्या बच गया, तो 4 बच गया, तो +4 लिख दी, और ये हो गया आपका फैक्टोराइज। इसी में एक अथवा भी दिया हुआ है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोग को 102 गुना 98 करना है। ठीक है, तो सर्वसमीका का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है इसको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 100 + 2, और इसको लिख सकते हैं 100 -
2, क्योंकि 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, 100 में 2 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा। अब ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा, 2 जीरो का 4 जीरो और 2 का स्क्वायर 4, इसको माइनस कर लेंगे तो 10,000 में से अगर 4 घटाएंगे तो 9,996 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ रेखाखंड खंड की परिभाषा देना है। तो रेखाखंड क्या होता है कि रेखा का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, अच्छा उदाहरण सही देना है तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया आपका ए बी रेखा, और उदाहरण में आपको लिख देना है, सॉरी परिभाषा में आपको लिख देना है। अच्छा, इसका 2 एंड पॉइंट होता है, ये भी आपको बता देना है कि इसका 2 एंड पॉइंट होता है, इसको हम माप भी सकते हैं, है ना, 2 अंत बिंदु होता है, इसको माप भी सकते हैं। नेक्स्ट है आयतचित्र बनाना है। ठीक है, और आपके पास गिवन है एक टेबल, हिस्टोग्राम बनाना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 8, 12, 20, 16। ठीक है, ये है। तो इसके लिए आपको लिख लेना है पहले इस तरह से 2 एक्सिस आपको ले लेना है। ठीक है, किसी एक पर आपको बारंबारता लिखना है, किसी एक पर आपको वर्ग लिखना है। तो इस साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 40 तक ही गया हुआ था तो 50 तक ले लिए हैं। फिर एक है आपका इधर गया हुआ है, मैक्सिमम देखिएगा तो 20 तक गया हुआ है। तो यहाँ भी आप या तो 2 का टेबल ले सकते हैं या 4 का टेबल भी ले लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। 4, 8, 12, 16 और 20। अब यहाँ पर हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ 0 से 10 में 8 है, तो 0 से लेकर 10 में 8 है, तो 8 तक एक इस तरह से बना देंगे। ठीक है, आयत चित्र में क्या होता है, सब सटाव होता है। ठीक है, जब भी आपके पास CI इस तरह से हो तो हमेशा आपका जो सटा हुआ है इस तरह से ग्राफ बनेगा। फिर अगला 10 से 20 में 12 है, तो 10 से 20 में 12 यहाँ पर है, तो इस तरह से बनेगा। फिर नेक्स्ट है 20, तो 20 में यहाँ तक आ जाएगा, और 30 से 40 में है 16, तो 16 यहाँ पर है। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, बहुत आसान है, आप एग्जाम में आराम से बना दीजिएगा, पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक शंकु लंबवृत्तीय शंकु का व्यास r है। एक शंकु है जिसका व्यास दिया हुआ मतलब d दिया हुआ है 8, तो r आपको पता ही है, इसका आधा हो जाता है तो 4 हो जाएगा। फिर आयतन दिया हुआ है मतलब कि वॉल्यूम 64 पाई, निकालना है शंकु का ऊंचाई। तो पहले शंकु का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आयतन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये है 64 पाई। r दिया हुआ हम लोग के पास 4, 1/3, यहाँ पर चाहें तो आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, ये इधर जाएगा डिवाइड में तो कट ही जाएगा, तो पाई नहीं लिखते हैं यहाँ पर। तो 1/3 r की जगह पर 4 गुना 4 और h बराबर 64। तो यहाँ से h इज इक्वल टू, ठीक है, h इज इक्वल टू और करेंगे तो 3 तो जाएगा मल्टीप्लाई में इधर से ऊपर, और 4 गुना 4 आ जाएगा नीचे। अब काट लीजिए, 4 से एक बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 16 चौके 64, और फिर 4 से कट जाएगा आपका 4 बार में, तो 4 तिया 12 हो गया। जो 12 सेंटीमीटर है वो आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप इकाई भी जरूर लिखिएगा एग्जाम में। इसी का और में भी एक क्वेश्चन है कि 2 गोलों के आयतन का अनुपात 64/125 है ना, पहला गोला का आयतन दूसरा गोला का आयतन, निकालना है इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले क्या कीजिए कि यहाँ से आप क्षेत्रफल अनुपात निकालना, यहाँ से पहले रेडियस अनुपात निकाल लीजिए। तो आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है 4/3 पाई r³ तो r1 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर 64/125। ठीक, तो 4/3 से 4/3 आपका हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, और r1/r2 का वैल्यू, ये क्यूब है उस साइड जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 64/125। तो 64 आपको पता होगा कि 4 का क्यूब होता है, क्योंकि 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे 64 आएगा। उसी तरह से 125 किसका होता है, तो ये 5 का होता है। तो r1/r2 का वैल्यू आपको पता चल गया,
अब निकालना क्या था हम लोगों को, अनुपात निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर हम लोग बात करें तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। तो r1² और 4πr2 का स्क्वायर करेंगे तो 4π से 4π खत्म हो जाएगा, बच जाएगा r1/r2 का स्क्वायर। और r1 और r2 हम लोग निकाले हुए हैं, 4/5 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 16:25 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका हो गया इंग्लिश में, तो आप इसमें भी ट्राई कर लीजिएगा जिसको इंग्लिश में देखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। एग्जाम में आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो समान भुजाएं का माप 13 दिया हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु है इसका मतलब दो भुजा बराबर होगा। तो इसकी माप दिया हुआ है, समान भुजा का माप 13 है, और जो आधार है उसका आधार जो है, आधार इसको कहते हैं, इसका माप है 24। तो एक त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा आपको पता चल गया। तो यहाँ से आप S निकाल दीजिए। S का फॉर्मूला होता है A + B + C/2। यहाँ से आपका 13 दूनी 26 और 24 50 का आधा हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। S आ गया। अब यहाँ से आप लोग एरिया निकाल लीजिएगा फार्मूला लगा करके। हीरोस फार्मूला आपको याद होगा ही, S - A S - B और S - C करके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 2 × x + y - x = 6, इसका जो है 3 हल लिखना है ना। तो अपने मन से कोई सा वैल्यू आप x का बैठाइए और y का निकालिए। तो एक स्टेप पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से आ जाएगा 2x + 2y - x = 6। तो x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ एक x बचेगा, है ना, ये इसमें से माइनस होगा तो, और साथ में 2y = 6। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गया है सॉल्वेबल फॉर्म में। अब यहाँ से आप 3 वैल्यू आपको निकालना है। तो x का अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकाल लीजिए। x और y, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2y = 6। तो y बराबर आ जाएगा 2 डिवाइड में आएगा तो 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 3। फिर एक बार x का वैल्यू अगर हम लोग रख लें, मान लेते हैं कि 2 रख लें। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 रख लेंगे तो 2 उस साइड आएगा फिर माइनस में, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। 2 + 2y = 6। तो 2y = 6 - 2 = 4। तो y बराबर क्या आ गया, 4 में ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 2, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। एक बार चाहें तो y का वैल्यू भी आप 0 रख सकते हैं। तो अगर y 0 रखेंगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6। तो ये 3 हल हो गया। इसके अलावा भी आप अनगिनत हल निकाल सकते हैं इसका। तो फिलहाल यहाँ 3 ही दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27वां क्वेश्चन है 5a - 2b 25a² + 10ab + 4b² - 5a + 2b 25a² और -10ab + 4b²। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक फार्मूला आपको याद होगा, x - y × x² + xy + y²। ये फार्मूला होता है x³ - y³ का। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है x + y × x² - xy + y² बराबर x³ + y³। तो इन्हीं दोनों फार्मूला के यूज से ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि x - y और x² xy और y² है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, x³ y³ मतलब 5a³ - 2a³। ठीक, फिर माइनस, सेम यहाँ पर ये प्लस वाला बनेगा,
5a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 5 का हो जाएगा 125, a का क्यूब a क्यूब, 2 का हो जाएगा 8 a क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फिर से 125 a क्यूब और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में 8 b क्यूब। यहाँ पर दोनों में a कर दिए, एक में b होगा, यहाँ b है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ बच गया माइनस में 8b क्यूब और ये भी माइनस में 8b क्यूब, तो 8 हो गया 16b क्यूब माइनस में इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसी का अथवा में दिया हुआ है कि x बराबर 1 आई थिंक लिखा हुआ लग रहा है कि ये जो है इसमें k का गुणनखंड है, ठीक है। x माइनस 1 जो है ये गुणनखंड है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस या माइनस पता नहीं क्या है प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान निकालना है, ठीक है। यह बराबर है। एक और इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, उसमें शायद कुछ क्लियर हो। यहाँ पर भी कुछ खास क्लियर नहीं है। 4x क्यूब प्लस यहाँ माइनस लिखा साइन है, माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, ठीक है। कौन? तो x माइनस 1, ठीक है। इसमें साफ साफ है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। माइनस 1 को साइड भेजेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 1 रख दीजिए, है ना, गुणनखंड प्रमेय से। तो 4 गुना 1 का क्यूब, 3 गुना 1 का स्क्वायर, 4 गुना 1 प्लस k और गुणनखंड प्रमेय से इसका आंसर आएगा 0। तो ये हो गया 4, ये 3 माइनस 4 प्लस k बराबर 0। तो 4 से 4 तो कट ही गया, तो k बराबर उस साइड जाएगा 3, तो -3 हो जाएगा आंसर। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। 28 है आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजा जो है एक तो पैरेलल भी होगी और साथ में जो है आपका बराबर भी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, इसका नाम है ABCD और ये विकर्ण आपका खींचा हुआ है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है P और C से भी एक परपेंडिकुलर डाला गया है Q। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि प्रूव करना है हम लोगों को ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है CQD के, है ना। ये दोनों आपस में क्या है, तो सर्वांगसम है, ये दिखाना है। ट्रायंगल एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। तो ट्रायंगल है हम लोगों का, एक तो है APB है ना, ये वाला ट्रायंगल है एक। दूसरा ट्रायंगल है CQD, ठीक है। दूसरा है CQD, CQ और D, ये ट्रायंगल है, इसको हमको दिखाना है सर्वांगसम। तो 3 चीज देख लीजिए। पहला तो साइड ही आपको दिख रहा होगा, ये दोनों साइड इक्वल है, AB बराबर CD, है ना। ये या तो लिख सकते हैं दिया हुआ है या आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, या गिवन, जो भी लिखना है। फिर एक तो आपका राइट एंगल भी है ना। इस वाले त्रिभुज में APB में एंगल P है, राइट एंगल, और इस वाले में एंगल Q है ना। प्रत्येक 90 डिग्री या इच 90 डिग्री। फिर तीसरा आपका ये विकर्ण है, तो विकर्ण है तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा। तो APB में अगर हम लोग देखेंगे तो APB में एंगल ये आ जाएगा एंगल ABP और इस वाले में आ जाएगा CDQ, ये दोनों बराबर है ना। यहाँ भी लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। या आप ले भी सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट से इक्वल होगा, है ना। एकांतर भी आप लिख सकते हैं, जो भी देना है रीजन जरूर दीजिएगा। तो 3 चीज मिल गया तो हो गया त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट APB सर्वांगसम CQD के। किससे हुआ, तो आपको दिख रहा होगा कि एक कोण ये है
और एक कोण ये लिए हैं और एक साइड लिए हुए हैं, तो ए एस से हम लोग का द्वारा जो है ये सर्वांग हो गया। इसी क्वेश्चन में एक और है अथवा में, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम है और इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, ये इसको दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। अगर मान ले इसका नाम ए बी सी डी दे दे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पहले तो गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, ठीक है, कि इसमें जैसे गिवन क्या है, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। फिर यह है आपका दिया है, फिर साबित क्या करना है कि इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल सी डी ए के, ठीक है। अब प्रूफ में आएंगे हम लोग, तो प्रूफ में आपको दिख रहा हो कि ये साइड बराबर ये साइड है, मतलब कि ए बी बराबर सी डी है। उसी तरह से ये साइड भी बराबर होगा, मतलब कि ए डी बराबर बी सी। तो ये हो गया आपका गिवन, ये भी गिवन। और एक तीसरा कॉमन साइड है, ए सी दोनों में है ना, ये साइड जो है दोनों ट्रायंगल में है, ए सी बराबर ए सी, कॉमन या उभयनिष्ठ, और इसीलिए त्रिभुज हो गया आपका सर्वांगसम ए बी सी सर्वांगसम सी डी ए, तीनों साइड ही है तो एस 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 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, धीरे धीरे हम लोग लास्ट में पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/7। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप आराम से दोनों को सेम बना लीजिए, है ना। तो सेम बनाने के लिए हर को, डिनोमिनेटर को, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम आएगा 63। तो 9 को 7 से गुना कर लेंगे ऊपर नीचे इस वाले को, और इस वाले को गुना कर लीजिए आप 9 से, है ना, उल्टा गुना कर रहे हैं। इसमें 7 से किए और इसमें 9 से। एलसीएम जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिनोमिनेटर बना लेना है। तो ये हो गया 14/63 और ये हो गया 27/63। अब 14 और 27 के बीच में बहुत सारा कुछ आपको नंबर मिल जाएगा, हमको तो सिर्फ 6 ही चाहिए। 14 के बाद 15 हो गया, 15/63, 16/63, 17/63, है ना, 18/63, 19/63। आपको जहाँ तक जाना है जा सकते हैं, है ना, 26 तक जा सकते हैं, 26/63 तक। तो कोई सा भी आप 3 नंबर इसके बीच का 6 नंबर लिख दीजिए जो लिखना है आपको। अगर इसके बीच में मान लेते हैं कि 6 नंबर नहीं मिलता तो क्या करते हैं आप, ऊपर नीचे आराम से एक जीरो लगा दीजिएगा, है ना। अब आपको देखिए 140 से भी लेकर के 270 के बीच में बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, है ना। 6 कौन पूछता है, 100 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं बीच का परिमेय संख्या, चूंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बनाना है by taking one medicine holding by other yoga represent the data of the patient by same by frequency polygon। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है हम लोग को इस बार, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 में। तो एज ग्रुप आपका आपके पास दिया हुआ है ना, 20, 30, 30, 40, 40, 50। तो डायरेक्ट 20 से स्टार्ट है, तो हम लोग एक यहाँ पर किंक भी देते हैं। तो ये हो गया आपका 20, 30, 40, 50, 60। पहला है आपका 18, 22 वगैरह इस तरह से गया है। दूसरा है आपका 6, 14 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट का खींचेंगे। तो जब आप इसका निकालिएगा डायरेक्ट, अगर हिस्टोग्राम हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, जैसे 20 से 30 का वर्ग चिन्ह निकालना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये आ गया आपका 25, ठीक है। अच्छा, उस साइड आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ है आपके पास मैक्सिमम गया हुआ है 36 तक, है ना। तो आप उसी को ऐसा करते हैं, 4 का टेबल लिख लेते हैं। तो 4 या 5, 6 का भी लिख सकते हैं आप, 6 का ही लिख लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है। आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, जिससे कि ग्राफ सही से बन जाए।
तो 20 से 30 के बीच में एक पॉइंट हो गया 25, है ना। और उसके बाद इसका क्या है, तो यहाँ जैसे ये बन जाएगा 25, है ना, यहाँ लिख रहे हैं हम, इसका 25 बन जाएगा, इसका अगर निकालेंगे वर्ग चिन्ह तो 35 बन जाएगा। इस तरह से 45 और 55, और उस पॉइंट को बस हम लोग को मिला देना है, ठीक है। तो पहला बना रहे हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स टेकिंग मेडिसिन। तो कितने लोग हैं जो कि मेडिसिन ले रहे हैं, उसका पहले हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका 25-18, तो इन दोनों के बीच में 25 आएगा और 18 यहाँ पर है, तो ठीक इसके ऊपर और 18 के सामने एक बिंदु आ जाएगा। फिर है 30 से 40 में 22, तो 30 से 40 में 22, तो 22 18 से ऊपर और 24 से नीचे। फिर है आपका 30, तो 30 हो गया, इस वाले में 30 तक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में इसका 36 है, तो 36 आ गया यहाँ पर। फिर इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला अगर देखेंगे योगा कितना ले रहा है, तो 20 से 30 में है 6, तो 20 से 30 में 6 आ गया। फिर है 14, इसमें बात करें तो 14 12 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और 30-40 के बीच में। फिर है 25, इसके बीच में 25 24 से थोड़ा सा ऊपर। और लास्ट है आपका 28 30 से थोड़ा सा नीचे। फिर इसको भी उसी तरह से हम लोग मिला देंगे, है ना, इनसे आप मिला दीजिएगा। तो ये बन गया हमारा हिस्टो दोनों का जो है बारंबारता बहुभुज, है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसको हम लोग कहते हैं। इधर आ गया आपका एज, है ना, एज ग्रुप हो गया। और इधर आपको लिख देना है अपना नंबर ऑफ पेशेंट्स, है ना, टेकिंग योगा एंड मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास पी एक्स दिया हुआ है, x² - 3x + 2, और निकालना है हम लोगों को p1 + p-1 + p2। तो ऐसा करते हैं, सबका वैल्यू एक करके निकाल लेते हैं। तो p1 का वैल्यू मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1² 3 × 1 और +2। फिर p-1 में -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 3 × -1 +2 और +p2, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 +2। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा -3 और ये 2, तो 2 1 3 और 3 0, तो पहला तो 0 बन गया। दूसरे में अगर देखें तो ये बन जाएगा +1, है ना, ये भी बन जाएगा +3 और ये 2, तो 3 2 5 1 6 हो गया। फिर यहाँ अगर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 दूनी हो गया 6 और ये हो गया 2, तो 4 - 6 + 2, तो यहाँ से भी 4 2 6 और 6 आपका खत्म हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 6। ये हो गया आपका, यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं, ये हिंदी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग लास्ट में पहुंच रहे हैं इसका। लगभग 1 घंटे का वीडियो ये होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32, ए का वैल्यू दिया हुआ है √3 - √2 अपॉन √3 + √2। बी का वैल्यू दिया हुआ है √3 + √2 और √3 - √2। तो निकालना है a² b² - ab का वैल्यू। तो इसमें अगर इसको पहले आप परमेयीकरण कर लीजिएगा, इसका रेशनलाइजेशन, तो बनाना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इसका पहले हम क्या करते हैं, परमेयीकरण कर लेते हैं। तो परमेयीकरण आपको पता ही होगा कि नीचे में जो रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 - √2 है और नीचे है √3 + √2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 - √2 से, है ना, नीचे के उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका a - b और a - b, तो a - b का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, नीचे a + b a - b, तो नीचे तो हो गया a² - b²। तो ये √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, ऊपर अगर करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 और -2ab,
तो 2 ए बी करेंगे 3 दूनी 6 रूट में रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 2√6। ठीक, इसी तरह से बी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो बी का वैल्यू जब निकालिएगा तो बी दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। तो इस बार प्लस से गुना करेंगे ऊपर नीचे, √3 प्लस √2। तो सब कुछ सेम आएगा, बस ऊपर में यहाँ क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसका सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5 प्लस 2√6। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो अगर सबसे पहले ab का बात हम लोग करें, है ना, अगर ab का बात करें तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक बच जाएगा आपके पास। मतलब ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू तो है आपका 1। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 1। फिर a² प्लस b², तो a का वैल्यू है आपका 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब निकालते हैं, निकालना है हम लोगों को a² प्लस b² माइनस ab। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं a² प्लस b², अपने मन से 2ab इसमें जोड़ दिए और अपने मन से 2ab माइनस कर दिए। ठीक है, और जो ab था उसको लिख दिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये अब बन जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3ab। तो a प्लस बी करेंगे तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू था, ये बी का वैल्यू था, दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 कैंसिल हो जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू 1 आया था हम लोग का, तो 100 माइनस 3 मतलब कि 97 जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, तो ये तो पूरा घिनाया हुआ है, ऐसा करते हैं हम लोग निकालते हैं इंग्लिश वाला। तो कुछ इस तरह सर्किल हम लोग का बना हुआ है और इधर ये इस तरह से है और यहाँ से भी एक निकला हुआ है, जिसको हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ मिला हुआ है एक्चुअली में, तो इसको थोड़ा सा हमको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ से ये निकला है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो फिगर एक्यूरेट बना नहीं है। ये ऐसा गया हुआ है, इस तरह से है। हाँ, ये सही मिल गया। अब ये दिया हुआ है 60, तो यहाँ चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो 180 माइनस कीजिएगा तो ये एंगल आ जाएगा 120। ये दिया हुआ है 70, तो सामने वाला एंगल 180 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110, है ना, चक्रीय चतुर्भुज का वाला प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, चूंकि एक लाइन है तो ये एंगल अगर आप निकालना चाहें तो आ जाएगा 70। फिर ये एंगल आप निकालना चाहें तो लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से आ जाएगा 60। और त्रिभुज का 2 कोण पता चल गया, तीसरा हम लोग 180 में से घटा के निकाल सकते हैं, 7 6 13, तो ये 50 आ जाएगा। उसी तरह से इधर भी ये हो जाएगा 70 है तो 110, ये 120 है तो 60, तो यहाँ बच गया आपके पास 10। ठीक है, तो जो एंगल निकालने बोल रहा था सारा का सारा इसमें आ गया है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। टू पैरेलल लाइंस अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर करा, 2 पैरेलल लाइन है सर्कल का और दोनों का लंबाई दिया हुआ है आपके पास, एक का 10 और एक का 24, और ए बी सी डी इतना, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है आपके पास 17। तो फाइंड द रेडियस, तो रेडियस निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका, इसका अगर पूरा 10 है तो इसका आधा हो जाएगा 5, मतलब कि ये हो जाएगा 5। फिर उसी तरह से ये पूरा, अगर इसको हम लोग मिलाएं, ये पूरा है अगर 24 तो आधा हो जाएगा इसका 12। रेडियस मान लेते हैं r, ये पूरा दिया हुआ है, जो लाइन है पूरा ये 17 दिया हुआ है,
एक को x मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 17 माइनस एक्स। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका वैल्यू जो है आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल लीजिएगा। अब थोड़ा सा चूँकि वीडियो बहुत लेट हो चुका है तो अब हिंट देते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। 35 में भी आपका प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर में जो लिखा वो पूरा, ठीक है। ये पूरा प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं कि होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो करना आपको ये है कि सब में जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बाहर वाले को तो वैसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको वैसे ही रहने दिए। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम कि इस x को, ठीक है, इस पूरे में हम 2 से गुना और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, है ना, फिर 2xy 2yz 2zx, ठीक। अब 2 से गुना की 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बाहर में डिवाइड भी कर दिए, तो हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आ चुका है। अब सिर्फ हमको अंदर में चाहिए ये वाला टर्म, ठीक है, तो ये भी आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, मतलब कि एक्स स्क्वायर 2 बार, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर 2 बार, और जेड स्क्वायर भी आपका 2 बार। तो एक एक्स स्क्वायर लेंगे हम यहाँ से एक एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, एक वाई स्क्वायर ले लेंगे और एक 2xy ले लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, एक ले लेंगे एक्स स्क्वायर, एक ले लेंगे जेड स्क्वायर और एक ले लेंगे जेड एक्स। तो ये तीनों मिलके बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2zx। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अब आपके पास क्या क्या बच गया, तो अब आपके पास बच गया है, एक तो बच गया है यहाँ पर y, एक बच गया है z और एक 2yz। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका y माइनस जेड का स्क्वायर, और यही आपको लाना था, ठीक है। बस इसको इधर रख लेंगे। अच्छा, इसमें x माइनस जेड करे कि z माइनस एक्स करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि स्क्वायर हुआ है। तो आपको प्रूफ में जैसा दिया हुआ है लास्ट लाइन, आप उसको वैसे ही आप लिख लीजिएगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है बाद में y माइनस जेड, तो इस टर्म को पहले लिख लेंगे। अच्छा, इस वाले में z को पहले लिखा हुआ है तो हम लोग भी z को पहले लिख लेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया प्रूफ। नेक्स्ट है आपका इसी को यूज करके एक वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि -7 का क्यूब 5 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो जब भी इन तीनों का सम 0 होता है, तो यहाँ पर देखिएगा -7 5 और 2 को जोड़िएगा तो 0 आएगा, तो इसका आंसर आता है 3abc, है ना। तो 3 गुना -7 गुना 5 गुना 2 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 7 या 21, 5 दूनी 10, तो -210 हो जाएगा। 35 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा लीनियर पेयर का यूज़ करके, है ना, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आराम से निकल जाएगा। हम हिंट करके छोड़ दे रहे हैं। यह है आपका 80, ठीक है, यह है 2q और यह है 4r। इस साइड है आपके पास 3q और इधर दिया हुआ है p, ठीक है। तो अब आपको बाकी एंगल जो है रिमेनिंग एंगल निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले q का वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये जो लाइन है पूरा स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा। तो 3q प्लस 80 प्लस 2q बराबर 180 करके यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो 5q इधर हो जाएगा 100, तेजी में हम कर दे रहे हैं। 5q इस साइड आ जाएगा 100 माइनस करने के बाद, और ये आ जाएगा 20, तो q का वैल्यू आ जाएगा 20। अब एक बार q आ गया तो यहाँ पर p आ जाएगा,
वैल्यू, चूंकि P और 3Q दोनों आपस में बराबर है, तो 3 गुना Q मतलब 20, मतलब कि 60। अब ये 60 आ गया तो लीनियर पेयर से 4R भी निकाल लेंगे, तो 4R प्लस 60 बराबर 180 है ना। तो यहाँ से 4R बराबर ये घट जाएगा तो 120, तो R का वैल्यू हो गया 4 तिया 12 30 डिग्री। तो PQR तीनों आपका निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रूव डेट टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगला वाला आपको दिखाना है कि ये लाइन जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो आप लीनियर पेयर के द्वारा कोई भी एंगल मान लेते, ये एक्स ले लिए, वाई ले लिए, एक जेड ले लीजिएगा तो एक्स प्लस जेड 180 हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से वाई प्लस जेड भी आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर इन दोनों की हेल्प से हम लोग दिखा देंगे एक्स बराबर वाई, है ना, क्योंकि ये भी 180 बराबर, ये भी 180 बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। ये भी 180, ये भी 180, तो आपस में बराबर। फिर जेड को उस साइड भेज देंगे तो वाई प्लस जेड माइनस जेड तो कट जाएगा और एक्स बराबर वाई आ जाएगा। यही प्रूव करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है आमने सामने का कोण समूह कोण बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट केस स्टडी आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक और है अथवा करके भी, तो अथवा भी कर लेते हैं। एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, आपको साफ दिख रहा होगा, इस पर फिगर नहीं बनाएंगे हम। तो a प्लस बी प्लस 80 बराबर 180 होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 2x, b का वैल्यू मान लेंगे 3x प्लस 80 बराबर 180। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और जब x का वैल्यू निकल जाएगा आपका तो फिर b प्लस सी बराबर 180 करके b का वैल्यू भी, सॉरी c का वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, पहले x निकालिएगा, x निकल जाएगा तो आपका जो है उसको तिगुना करने से b आ जाएगा, और फिर दोनों का सम 180 करके c निकाल लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 36 अब आ गया आपका केस स्टडी। ठीक है, बस छोटा छोटा है, 5 मिनट और लगेगा आपका। तो दो तरह का शेप में यहाँ पर आइसक्रीम दिया हुआ है, आइसक्रीम वाला एक दिया हुआ है इस तरह से कटोरी के शेप में, और एक दिया हुआ है शंकु के शेप में। कटोरी का आपका पास त्रिज्या दिया हुआ है ना, रेडियस जो है हेमिस्फीयर का ये दिया हुआ है 3.5, और शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, सॉरी ये 10.5 है। शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, और ऊंचाई हाइट दिया हुआ है आपका 12। तो हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सालनी, अच्छा नाम ही पढ़ना पड़ेगा, सालनी शंकु आकार में आइसक्रीम खरीदती है। तो ये है सालनी का, सालिनी, ठीक, और ये है आपका रागिनी। ठीक, ये है रागिनी खरीदती है कटोरी आकार में। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सालनी शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात की। सालनी का शंकु है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको याद होगा, L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में h का मतलब हो गया 12 स्क्वायर, R का मतलब हो गया 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 35 का स्क्वायर होता है 1225। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 4 1 5, और ये हो है आपका 125 का स्क्वायर, तो 12.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा L का वैल्यू। ठीक, फिर निकालना है दुकानदार शंकु को कागज में लपेटता है तो कागज का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो कागज का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पाई आर एल, है ना, ये होता है पाई आर एल। तो ये हो गया सी, ऐसे निकालना था हम लोगों को। तो पाई जब है 22/7, आर का वैल्यू हम लोग का आया था, आर का वैल्यू आई थिंक 3.5 दिया हुआ था, हाँ 3.5 है, और एल का वैल्यू 12.5 निकला हुआ है। यहाँ से कट कर लीजिएगा 0.5, सबको गुना कीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर। लास्ट है रागिनी का आइसक्रीम कितना मिला। तो रागिनी का आइसक्रीम कितना मिला तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे रागिनी के लिए, है ना। तो रागिनी अर्धगोला में ली हुई है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पर आएगा आपका 10.5 का क्यूब। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसी का और में दिया हुआ है सालनी का, तो सालनी जो है वो ली है आपका इसमें शंकु में, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर 3.5 का स्क्वायर, और एच की जगह पर हो गया आपका
12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका और वाला आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता था कौन ज़्यादा लिया कौन कम लिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो एक पतंग है आपका, है ना। तो अगर पतंग का फिगर आपको याद हो तो ये कुछ इस तरह से होता है, जिसका ये दोनों साइड इक्वल होता है और ये दोनों साइड इक्वल होता है, वही दिया हुआ है। नाम रखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। नाम है PABQ, ठीक है। और ये बीच में जो है इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, यहाँ है C, ठीक है। तो इस वाले में करना क्या है, हाँ ये आ गया आपका लास्ट पेज। त्रिभुज की सर्वांग समता का कोई दो नियम लिख दीजिएगा पहला में, तो है ना। ऐसा लिख दीजिएगा कि त्रिभुज का अगर किसी त्रिभुज के तीनों संगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। फिर आप SAS भी लिख सकते हैं, RHS भी लिख सकते हैं, और एक ASA भी, ठीक है। जो इच्छा आप, कोई दो एक्सप्लेन करके लिखना है, सिर्फ ये लिख के फिर एक्सप्लेन भी कर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है P बराबर 80 है, तो PAB निकालना है, PAB निकालना है। ये अगर 80 दिया हुआ है पूरा, ठीक है, अगर पूरा है 80 तो आधा हो जाएगा उसका 40, ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा 40। अच्छा ये एंगल है 90, तो 40 और ये 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो 50 आ जाएगा, है ना। तीनों एंगल का सम 180 करके निकाल लीजिएगा, ये 50 आ जाएगा। फिर थर्ड में आएंगे तो दिखाना है PAQ, अच्छा ये ट्रायंगल को, और PBQ ये ट्रायंगल को, इन दोनों का सर्वांग सम दिखाना है, ठीक है। तो ये आप बड़ा आराम से दिखा सकते हैं। तो ट्रायंगल ले लीजिएगा एक बार, आपका AP बराबर, एक तो हो जाएगा आपका AP बराबर AB, दूसरा AQ बराबर BQ, और तीसरा कॉमन साइड है ही PQ बराबर PQ। ये हो गया आपका दिया है, या गिवन लिख सकते हैं, इस वाले में वही आएगा, और इसमें आ जाएगा आपका कॉमन, इंग्लिश में हिंदी में वेनिस्ट, ठीक है। और जैसा ऐसा हुआ त्रिभुज हो गया सर्वांग सम में भी लिख दीजिएगा SSS द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट 38, इसमें दिया हुआ है आपके पास एक फिगर बना हुआ है। अरुण 10 किलोमीटर पैदल भाग ले रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर पैदल भाग ले रहा है। इसमें आयोजकों को जो है ग्राफ पेपर दर्शाया गया। अच्छा, एक लड़का है अरुण, जो क्या कर रहा है कि पहले ऐसे जा रहा है, फिर इस तरह से गया हुआ है, दिख रहा होगा, B से C और फिर C से D, है ना। पहले A से B गया, B से C गया, C से D आया, ठीक, AB C और D। तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट दिया भी है, बिंदु A का निर्देशांक दे दिया है, B का भी दिया हुआ है, C वगैरह वगैरह पर अलग अलग चीज़ अंकित है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है C का निर्देशांक क्या है। तो C का अगर आप देखिएगा तो C को आपको अगर जब इधर मिलाइएगा आगे की ओर तो ये जाके 3 पे मिलेगा, और नीचे मिलाइएगा तो ये जाके 7 पे मिलेगा, है ना। तो अगर C का निर्देशांक वो लिखना होगा तो 7 और फिर 2, है ना। तो पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला, फिर आते हैं B नंबर में। A की बिंदु B से दूरी बताना है, A से B का दूरी बताना है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक घर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 4 इकाई हो जाएगा, 4 इकाई। फिर नेक्स्ट है D का निर्देशांक लिखिए। D का निर्देशांक अगर आप बात कीजिएगा तो D को अगर नीचे मिलाएंगे तो 7 पे आएगा, 7 पे आ जाएगा, और इस साइड जाएंगे तो 1 पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी में कह रहा है x अक्ष के समक्ष दर्पण के प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रतिबिंब भी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब के लिए आपको हम बताए हैं कि इसका अगर x अक्ष के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, x अक्ष के रिस्पेक्ट निकालेंगे D का, तो इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनेगा। तो सिर्फ साइन यहाँ पर होता है साइन प्लस प्लस, और इस वाले में साइन हो जाता है प्लस माइनस। तो इसका प्रतिबिंब जो हो जाए वो बन जाएगा 7 और -1, सिर्फ इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट है डी की ए से दूरी और वाई अक्ष से ज्ञात कीजिए। अच्छा, डी की दूरी ए से, तो अगर डी का दूरी ए से गिरेंगे तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। तो मिलेगा आपको कितना, 3 से 4 गए तो 1 1 2 3 4। तो डी का ए से दूरी अगर हम लोग निकालेंगे अथवा वाला में, तो वो जगह 4 इकाई। और डी का अगर एक्स एक्सेस करेंगे 2 और जुड़ जाएगा, है ना, 1 2 3 और जुड़ जाएगा, 7 इकाई हो जाएगा, है ना। ये हो गया वाई एक्स से दूरी, और ये था आपका ए से दूरी इसका डी का, है ना। तो ये आपका जो है पूरा आई थिंक सॉल्व हो गया। 38 के बाद भी कुछ है क्या? नहीं, ये बस आपका इंग्लिश में है, ठीक है। यहाँ से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये आपका जो है पूरा ख़त्म हो गया। तो आप इसका जो है फ़ायदा उठाइए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है तो वो भी आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।